हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज हम करने जा रहे हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बेटा। सबसे पहले हम कोशिका से जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो करेंगे। उसके बाद में कोशिकांग जो होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं, इनके बारे में भी आज हम करेंगे। ये पार्ट 1 है बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, आधा आधा करके, मतलब 2 पार्ट में ये क्लास कंप्लीट हो पाएगी। तो आज करते हैं कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहला चीज, कोशिका जो है बेटा, आपको पता है इसको क्या कहते हैं, सेल। तो आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहला कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप बताओगे बच्चे, साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपको ध्यान है तो मैंने बताया था बच्चे कि जहां भी साइट शब्द आपको दिखे इसका मतलब कि ही क्या है, कोशिका है ना। और साइटोलॉजी, साइटोलॉजिस्ट क्या होगा, कोशिका का अध्ययन करने वाला होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा बच्चे कि कोशिका जो होती है बेटा, ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर की या फिर किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपने बताना है कोशिका है। क्या है बच्चे, कोशिका है। आपसे छोटी इकाई ना पूछे, आपसे पूछे कि शरीर की संरचनात्मक इकाई बताइए। संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कैसे कहते हैं, तो भी आप कोशिका बताओगे। और एक तरह से और क्वेश्चन बनेगा बच्चा कि शरीर की कार्यात्मक इकाई बताइए, तो आप बताओगे शरीर की कार्यात्मक इकाई जो होती है बेटा, ये भी कौन होती है, फंक्शनल यूनिट कहेंगे इसे। तो फंक्शनल यूनिट अब यदि आपसे पूछता है तो आप बताओगे फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल है यानी कोशिका है। ओके, 3 क्वेश्चन तो ये सबसे पहले आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा साइटोलॉजी क्या है, कोशिका का अध्ययन है यानी स्टडी ऑफ सेल है। साइट का मतलब ही क्या होता है बेटा, कोशिका होता है। सबसे छोटी इकाई बताइए, कोशिका। संरचनात्मक इकाई बताइए, कोशिका। कार्यात्मक इकाई किसकी, शरीर की कार्यात्मक इकाई बताइए, आप क्या बताओगे, कोशिका बताओगे। क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ। देखो, हमारे शरीर में या फिर कोई भी जीव होता है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटी इकाई के रूप में हम कोशिका को जानते हैं, सेल को जानते हैं। देखो, यदि कोशिकाएं जो हैं बेटा ये इकट्ठा हो जाती हैं, मैंने क्या कहा कि कोशिकाएं अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। सबसे पहले देखो, ये एक सेल है, एक से क्या हुआ, 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके ये ज्यादा बन जाएंगी। तो ये क्या करेंगी, अपना एक ग्रुप बना लेंगी प्रॉपर, और इस ग्रुप को कहेंगे बेटा टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। हिंदी में कहेंगे इसे ऊतक। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऊतकों के निर्माण में कौन सहायक होता है, या ऊतकों का निर्माण किससे होता है, आप बताओगे कोशिका से होता है, सेल से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा कि जो टिश्यूज हैं ये भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, कौन, टिश्यूज। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेटा हम ऑर्गन। और ऑर्गन को क्या कहते हैं, हिंदी में अंग कहते हैं। सीधी सी बात ये कि ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, इनका निर्माण किससे होता है, आप बताओगे टिश्यू से होता है। ठीक। यदि आप बात करो कि ये तो किसका था, टिश्यू का ग्रुप था। यदि आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दो कि ऑर्गन भी अपना एक ग्रुप बना ले, मतलब ग्रुप, जब ऑर्गन्स जो ग्रुप बनाएंगे तो इसे कहेंगे बेटा हम ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। अंग तंत्र जब एक अपना एक प्रॉपर ग्रुप बना लेता बेटा, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा इस कोशिका के बारे में। मैंने आपको ग्रुप, जो ऑर्गन सिस्टम के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कराया है। आज बेटा हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो चलो थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा कि कोशिका जो शब्द है, या फिर सबसे पहले शब्द को छोड़ो, कोशिका की खोज किसने की। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ना मृत कोशिका की खोज हुई थी बच्चे।
किसकी? मरी हुई यानी डेड सेल की खोज की गई थी सबसे पहले। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब की थी बेटा? 1665 ईस्वी में। कब की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? मृत कोशिका की खोज की। तो या तो देखो ऐसे आएगा कि मृत कोशिका की खोज किसमें हुई या फिर किसने की। तो इसमें एक छाल थी बेटा, क्रॉक की छाल थी, उसमें इसकी खोज की गई। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपसे मृत नहीं, अब की बार पूछेगा, देख रखा होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर चेंज हो जाएगा बच्चे। जीवित कोशिका की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट हुक नहीं आएगा, आंसर बनेगा ल्यूवेनहॉक। किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यदि सिर्फ क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर रॉबर्ट हुक ही बनेगा बेटा, क्योंकि सबसे पहले करी थी इसने। लेकिन वो कोशिका थी कैसी? तो वो थी बेटा मृत कोशिका, डेड सेल थी। अब बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने की बेटा। आपको ये पता होगा कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है ना? तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेगा कि कोशिका की तो पता चल गया रॉबर्ट हुक ने की, और जीवित की करी थी ल्यूवेनहॉक ने। तो आपसे पूछेगा केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? न्यूक्लियस जो होता है उसकी खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। देखो रॉबर्ट हुक की कोशिका रॉबर्ट ब्राउन ने की, किसकी? केंद्रक की। केंद्रक जो होता है, और केंद्रक क्या होता है, तो कोई जैसे ऐसे करके मैंने कोशिका बनाई है, इसके अंदर बिल्कुल बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे मैम इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स मतलब जो गुणसूत्र होते हैं बच्चा, गुणसूत्र को कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। तो ये केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। आपसे पूछ लेगा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर, आरएनए केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम्स जितने हैं, कितने होते हैं मनुष्य में? 46 होते हैं बेटा, 23 जोड़ी। कहाँ पाए जाते हैं? आप बताओगे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक ही करता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आप बताओगे बच्चे ये कंट्रोल किया जाता है केंद्रक के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला थोड़ा सा ध्यान देना है, कोशिका का सिद्धांत दिया। पहला कोशिका का आपसे पूछेगा, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपने बताना है कोशिका का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था? एक थे बेटा स्लाइडेन और एक थे स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा बच्चे कि जो भी जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये चीज बताई थी किसने? स्लाइडेन ने व स्वान ने। और एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, इस वजह से इसे कहा जाता है स्लाइडेन व स्वान की थ्योरी। कोशिका जो है, इन्होंने पहली चीज ये कही थी कि सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से। और कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई होती है। मतलब पहले एक कोशिका का निर्माण होगा, उसके बाद में उसी कोशिका से दो का निर्माण होगा, 2 से 4 का। ये चीज किसने कही थी बेटा? स्लाइडेन व स्वान ने। और इसी को नाम रख दिया कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, साल थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सभी जीवों के बारे में यदि पूछे, ये सिद्धांत वायरस जो होते हैं बेटा, वायरस पर लागू नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्लाइडेन व स्वान की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, किस पर लागू नहीं होती? तो ये विषाणु जो होते हैं यानी वायरस जो होते हैं, इन पर लागू नहीं होती है। अच्छा, विषाणु क्या है? तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है बच्चे। आपसे पूछेगा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम बताइए। क्या बताना है? आपको बताना है बच्चा विषाणु। लेकिन क्वेश्चन बने आपसे कि पौधे और जंतु के बीच की कड़ी बताइए, तो आपको बताना है क्या है बच्चा? युगलीना। युगलीना। मैंने क्या कहा कि यदि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पूछेगा तो विषाणु वायरस बताना है, और पौधे और जंतु के बीच की कड़ी पूछे तो आप बताओगे युगलीना है बेटा।
क्या है? यूग्लिना। हो गया, रफ करूं? चलो आपसे देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी किसकी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताओगे किसकी होती है बेटा? शतुरमुर्ग की। शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग होता है, शतुरमुर्ग की होता है। ऑस्ट्रिच जिसे बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यहां से छोटी पूछे तो सबसे छोटी कोशिका, तो छोटी कोशिका बतानी है बेटा, जीवाणु की होती है। जीवाणु, जीवाणु का नाम पूछे, जीवाणु का नाम क्या है आप बताओगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। कई बार क्या होता है बच्चा, कई बार आपको सिर्फ आधा नाम दिया जाता है, गैलीसेप्टिकमा नहीं आएगा, तो याद रखिएगा। यदि छोटी पूछे, ऑप्शंस ऐसे हो वायरस की है, कवक की है, तो क्या करना है? आराम से रख दो उसे, ठीक है। तो आप यदि ऐसे करके पूछा आपसे कि किसकी है, जीवाणु की है, विषाणु की है, कवक की है ना, ऐसे करके तो बताओगे बेटा जीवाणु की है। और जीवाणु का नाम दे रखा हो तो आधा भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा, पूरा नाम है बेटा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। अब पूछेगा आपसे मनुष्य से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी कौन सी है ना, लंबी कौन सी है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बेटा आप बताओगे अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु। अंडाणु को कहते हैं बेटा हम ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। और अंडाणु जो होता है ये किस में होता है बेटा? महिलाओं में होता है, यानी फीमेल में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि मनुष्य में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? अंडाणु है, ओवम है ना। और अंडाणु जो होती है ये किस में होती है बेटा? महिला में होती है, स्त्री में होती है, जिसे फीमेल कहते हैं, याद रखोगे। अब पूछेगा आपसे सबसे छोटी कोशिका बताइए बेटा, किसमें? मनुष्य में। किसमें? मनुष्य में। यदि सबसे छोटी वैसे पूछेगा ना, मनुष्य नहीं है, तो आप जीवाणु की बताओगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कौन सी होती है, आप बताओगे शुक्राणु होती है बेटा। कौन सी होती है? शुक्राणु। और शुक्राणु जो होता है स्पर्म कहते हैं बेटा इसे, और स्पर्म किस में होते हैं, तो आप बताओगे मेल में होते हैं, मतलब या फिर कहेंगे हम नर में, नर ना बोले तो पुरुष, है ना। तो पुरुष में पाए जाने वाला जो शुक्राणु है इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। याद कैसे करें? याद ऐसे करना है आपको बच्चा कि जो स्त्री होती है, महिला होती है, वो ज्यादा मायने रखती है एक बच्चे के लिए, है ना। तो बच्चे के लिए ज्यादा मायने रखती है, तो बड़ी हुई, तो बड़ी कोशिका किसकी होगी बेटा? महिलाओं में पाई जाती है। और क्या होता है वो? अंडाणु होता है, यानी ओवम होता है। अब छोटा तो अपने आप याद हो जाएगा, तो बड़ा याद रखना कि बड़ी कोशिका किसकी? महिलाओं में ओवम होता है, अंडाणु होता है। छोटी किसकी है? शुक्राणु, स्पर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा बेटा कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी है, आप बताओगे न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन कोशिका का नाम है, और न्यूरॉन से आप समझ गए होंगे कि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ मस्तिष्क के, हाँ, मस्तिष्क से पूरे शरीर तक जाती हैं, तो ये हो जाएगी बेटा सबसे लंबी। आपसे पूछे सबसे बड़ी कौन सी? अंडाणु। सबसे छोटी कौन सी? शुक्राणु। सबसे लंबी कौन सी? आप बताओगे न्यूरॉन। क्वेश्चन आएगा बेटा कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है, आप बताओगे बच्चा लीवर की होती है। किसकी? लीवर, यानी यकृत की। अब अधिक तो कम पूछेगा, यदि पूछे सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है, आपने बताना है बेटा न्यूरॉन की। न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका रीजनरेशन पावर बहुत ही कम, या फिर कहेंगे बेटा ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब है दोबारा से उग जाना, दोबारा से उग जाना, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, एक बार कट जाए ना तो वो दोबारा से उग जाती है ना, वही चीज। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी लीवर जो होता है, यकृत होता है, ये क्या हो जाता है बच्चे? दोबारा से उग जाता है। मतलब यदि किसी का लीवर डैमेज हो गया है
तो वो दोबारा से उग जाता है। हाँ बिल्कुल, जब बच्चा पेट में होता है तो 21 दिन में 21 जो 21 डेज होते हैं इसके अंदर हमारा लीवर जो है पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो याद रखिएगा कि लीवर कितने दिन में पूरा बन जाता है, आप बताओगे 21 डेज यानी 21 दिन में। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा लीवर की बतानी है पुनरुद्भवन क्षमता, और सबसे कम पूछे तो किसकी बताओगे बेटा, न्यूरॉन की। एक बार रिवाइज करो, आगे चलते हैं। देखो सबसे बड़ी कोशिका किसकी, अंडाणु की, किसमें पाया जाएगा, महिलाओं में, फीमेल में। सबसे छोटी, मनुष्य में सबसे छोटी शुक्राणु है, स्पर्म, किसमें पाया जाएगा बेटा, मेल में। सबसे लंबी पूछे कौन सी है, न्यूरॉन है, कौन सी है, न्यूरॉन। और सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता इसी की होती है। उसके बाद पुनरुद्भवन क्षमता जो है बेटा किसकी है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है लीवर यानी यकृत की। क्लियर है, चलो आगे। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा कोशिकांगों के बारे में। कोशिका के जो अंग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, आपसे क्वेश्चन यहां से बनता है। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे करेंगे। देखो सबसे पहला ऑर्गेनल्स है बेटा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखो कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है बेटा पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि ये किस में नहीं पाई जाती, ये जो जंतु कोशिकाएं होती हैं यानी एनिमल सेल्स जितनी भी हैं उनमें ये नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है, पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। तो ये पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, अब देखो अब समझ में आएगा। ये है क्या है बेटा, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये वाली जो सबसे ऊपर की लेयर है किसकी, पादप कोशिका, प्लांट सेल जो है ये किसकी बनी है बेटा, ये बनी है सेल्यूलोज की। अभी भी नहीं आया मैम, अच्छा ऐसे समझो आप, घास लिया आपने, घास को आपने पीट पीट करके पतला कर दिया, वो क्या है बेटा, उसमें जो निकलेगा ना फाइबर्स होंगे। ठीक है, और फाइबर्स भी किसके बने होते हैं, तो आप बताओगे फाइबर यानी हिंदी में कहेंगे बेटा रेशे, किसके बने होते हैं, तो आंसर इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के ही बनते हैं ये भी। ठीक है ना, तो यदि हम बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेल्यूलोज जो है बेटा ये क्या है, तो सेल्यूलोज क्या होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा 3 प्रकार के बताए थे मैंने, मेन मुख्य रूप से 3 प्रकार में कौन सा है बेटा, तो ये होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है ना, याद है आपको पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि जो शुगर या फिर जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कितने 10 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है उसे कहते हैं बेटा हम पॉलीसैकेराइड। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये तो कोशिका भित्ति बात हुई किसकी, पादप की, आपसे पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी जो कवक होता है, फंगस होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, आप बताओगे बेटा काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखो क्वेश्चन याद कैसे रखना है, कैसे कवक कैसे काइटिन, कैसे कवक कैसे काइटिन, ऐसे करके याद रखोगे। एक और पूछेगा बेटा, आपसे पूछेगा कि जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन, पेप्टिडोगल केन की बनी होती है। देखो 3 चीज पूछेगा, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बेटा, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज नहीं आएगा तो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 3 चीजें, तीनों याद रखनी है, काइटिन की। और आर्मी वालों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कवक की अलग पूछेगा, सेल्यूलोज अलग पूछेगा। और सेल्यूलोज याद रखना है, सेल्यूलोज हमारे शरीर में पचता नहीं है, मतलब
हम जितने भी फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है बेटा। जूस पियेंगे सेल्यूलोज है, पालक खाओगे सेल्यूलोज है, तो इनका डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता है। याद रखोगे, याद रखो। उसके बाद पूछेगा बेटा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टिडोगलकीन की, पेप्टिडोगलकीन। क्लियर है? एक बार रिवाइज कराती हूँ, थोड़ा ध्यान दोगे। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है बेटा, ये लो हो गई बाहर की लेयर जो होती है। अच्छा, बाहर की लेयर है तो कोशिका का सुरक्षा आवरण हम कह सकते हैं इसे। मतलब आपसे पूछे कि बेटा ये बताइए कि पादप की कोशिका जो भित्ति जो है इसका कार्य क्या है, तो कार्य हो जाएगा बेटा इसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब बचा के रखती है। अब भित्ति का मतलब ही दीवार होता है, दीवार क्या करती है? घर को बचा के नहीं रखती है, ऐसे याद रखोगे। ये किसकी बनी है बेटा पादप कोशिका की? तो आप बताओगे सेल्यूलोज की। प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बच्चा सेल्यूलोज की, है ना? हो जाएगा। कवक की पूछे, कवक की काइटिन की। जीवाणु की पूछे, कोशिका भित्ति पूछे तो पेप्टिडोगलकीन। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसे कहेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सबसे पहली बात कि ये पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है बेटा। जो ये बाहर का आवरण है, कौन सा वाला? जो देखो कोशिका भित्ति कठोर होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है? आपने देखो प्याज का छिलका देखा है, देखा बेटा कैसा होता है? वो होता है अर्धपारगम्य, उसमें से आधा दिख सकता है, आधा नहीं दिख सकता है। ऐसे ही जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, कैसी होती है? अर्धपारगम्य होता है। मतलब इसमें से ऐसे, जैसे ऐसे समझो आप, जैसे एक लेडीज है, उसका घूंघट देखते हो आप, बिल्कुल उसमें से उसका आधा मुखड़ा दिख रहा होता है, आधा नहीं दिख रहा होता है। ऐसे ही होती है, जैसे नेट का दुपट्टा होता है बेटा, वो डाल लो तो आधा चेहरा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। ऐसे ही इसका कार्य क्या है कोशिका झिल्ली का? इस कोशिका के अंदर कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, जैसे कि जीव द्रव्य है, जैसे कोशिका द्रव्य है, जैसे केंद्रक द्रव्य है। इन द्रव्यों को बाहर ले जाना और कोशिका के बाहर जो द्रव्य हैं इनको अंदर लाना, इसका कार्य होता है बेटा। आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, आप बताओगे द्रव के जो द्रव्य पाए जाते हैं या फिर जो द्रव होता है इसका आदान प्रदान करवाना, बाहर वाले अंदर और अंदर वाले बाहर। ये तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, द्रव्य को बाहर और अंदर ले जाने का कार्य किसका है? कोशिका झिल्ली का है बच्चे। किसका है? कोशिका झिल्ली का है। अच्छा, किस में पाई जाती है? तो ये बेटा जंतुओं में भी पाई जाती है और ये प्लांट्स में भी, यानी पादप में भी पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो एनिमल सेल्स होती हैं और प्लांट सेल होती हैं, इन दोनों में ये पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि विषाणु जो होते हैं बेटा, वायरस जो होते हैं, क्या ये इनमें भी पाई जाती है? तो आप बताओगे वायरस में ये नहीं होती है, यानी विषाणुओं के अंदर ये अनुपस्थित होती है। तो विषाणुओं में अनुपस्थित होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। वायरस से देखो पहले भी क्वेश्चन बना था, वायरस से आप पूछेगा कि सेल थ्योरी जो है बेटा किस पर लागू नहीं है, तो सेल थ्योरी एक तो वायरस पर लागू नहीं है। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये किस में नहीं पाई जाती है, तो ना ये कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किस में नहीं पाई जाती, तो विषाणुओं में भी ये अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं पाई जाती है। एक बार रिवाइज करो फिर आगे कराती हूँ। कोशिका झिल्ली जो बेटा है अर्धपारगम्य है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कई बार कि ये कैसी होती है। आप बताएंगे अर्धपारगम्य, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब दिखना या छनना, या फिर कहेंगे आधा आधा दिखाई देना, है ना। तो अर्धपारगम्य होती है। आपसे पूछे कार्य क्या है, तो ये जो द्रव्य है या फिर द्रव आएगा कि बेटा द्रव के आदान प्रदान का कार्य किसका होता है? कोशिका झिल्ली। और याद रखना है जैसे घूंघट जैसा होता है, उससे आप अर्धपारगम्य याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, किस में पाई जाती है? तो ये जंतुओं में भी पाई जाती है, ये पादप यानी प्लांट्स में भी पाई जाती है, तो ये दोनों में पाई जाती है। और किस में नहीं पाई जाती, तो आप बताओगे विषाणु
जीवाणु यानी वायरस में ये बेटा अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती है। ठीक है, आगे चलो, आगे आगे ऑर्गेनल्स करते हैं बेटा हम। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे? देखो ये कोशिका है, इसके ऊपर हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक सेल वॉल पढ़ ली है जो कि पादपों में होती है, एक हमने कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है जो कि दोनों में होती है। अब ऑर्गेनल्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। तो इनमें से एक पहला कर रहे हैं बेटा हम, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो नाम दिया था वो किसने दिया था बेटा? तो इसका नाम दिया था अल्टमैन ने। अल्टमैन। क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? आप बताओगे अल्टमैन ने दिया था, अल्टमैन ने। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे क्या कहा जाता है? आप बताओगे कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? स्टोर होती है एनर्जी, इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि कोशिका जो है, कोशिका के अंदर स्टोर होती है एनर्जी, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से पूरी कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। क्वेश्चन आएगा आपसे कि जब श्वसन चक्र होता है हमारा, ये मतलब हम जब सांस लेते हैं श्वसन, और इसमें कौन सा गैस लेते हैं? तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। इस श्वसन में ऑक्सीजन गैस जो आती है, इसी को बेटा हम जानते हैं क्रेब्स चक्र के नाम से। क्रेब्स चक्र के नाम से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रेब्स चक्र में, क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका पता लगाया था, इस वजह से इसका नाम रख दिया क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? एक चीज तो याद रखनी है कि ऊर्जा जो है बेटा एटीपी के फॉर्म में बनती है हमारे शरीर में। तो कितना बनेगी? यहाँ लिख देती हूँ, कितना? 38 एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पता होना चाहिए आपको। क्रेब्स चक्र के दौरान हमारे शरीर में कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? आप बताओगे 38 एटीपी, यानी 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। और एक अणु होता है बेटा किसका? ग्लूकोज का। किसका बच्चे? ग्लूकोज का। तो 38 एटीपी ऊर्जा तो ये बन गए क्रेब्स चक्र में, और एक अणु किसका होगा? ग्लूकोज का। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि क्रेब्स चक्र के जब होता है तो इसमें जो आपसे ऊर्जा बनती है, आपसे पूछेगा ऊर्जा कितनी बनती है? 38 एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आपने बताना है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर आपके 3 ऑर्गेनल्स मेरे ख्याल से हो गए हैं। कौन कौन से? एक बार रिवाइज कराती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हमने किया था बेटा कोशिका भित्ति, इसके पहले कोशिका भी किया था। कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका प्लांट सेल के अंदर। किसकी बनी होती है? प्लांट सेल की कोशिका भित्ति या सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे पूछेगा कि पेप्टिडोग्लिकेन पढ़ा था, पेप्टिडोग्लिकेन की जो क्या बनता है, तो आप बताओगे जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और पढ़ा था हमने किसका, तो आपने बताना है कि काइटिन की किसकी कोशिका भित्ति बनती है, तो आप बताओगे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो बाहरी जो आवरण है जो कि कैसा होता है? अर्धपारगम्य, जिसका द्रव को बाहर ले जाना कोशिका से और कोशिका के अंदर द्रव को लेके आने का कार्य होता है, और ये दोनों में पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है, तो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद किया बेटा हमने माइटोकॉन्ड्रिया। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।